हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है। इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ज्यादातर इस समय क्लाइमेट एक्शन प्लान्स हैं उसमें बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए भी उनको बनाया गया है। क्योंकि एनवायरनमेंट अगर कहीं पर गड़बड़ है, क्लाइमेट में कहीं पर किसी तरीके का चेंज होगा तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग, बायोडायवर्सिटी सबसे पहले इफेक्ट होने लगती है। तो फिर अगर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनानी है क्लाइमेट को प्रिजर्व करने के लिए, तो फिर उन फैक्टर्स के साथ साथ बायोडायवर्सिटी को भी हम लोगों को प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो पहले तो यही पढ़ लें बायोडायवर्सिटी है क्या। देखो, जैसा इसका नाम से ही पता चल रहा है, बायो और डाइवर्सिटी, इसका मतलब ये हुआ, या हिंदी में जैव विविधता, जीवन के स्तर पे विविधता। जीवन का मतलब है यहाँ से लाइफ, तो लाइफ किसी भी तरीके की हो सकती है। अभी तक तो दो तरीके की ही पता है, प्लांट में और एनिमल्स में। तो प्लांट और एनिमल्स के लेवल पर हमें जितनी तरीके की भी डाइवर्सिटी मिलती है, इसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हम लोगों ने ग्लोब पढ़ा था, अर्थ को पढ़ा था ठीक से, और ये भी हमें पता चला कि कहाँ ज्यादा बारिश होती है, कहाँ गर्मी होती है, कहाँ सर्दी होती है, और हम लोगों ने उसके आधार पर ये तय भी कर लिया था कि सबसे ज्यादा कहाँ बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी। जैसे इक्वेटर पे मैंने बताया था सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ ठीक ठाक बारिश होती है। तो एक हम लोग ये भी इसमें देख लेंगे कि बायोडायवर्सिटी कहाँ, कैसे और कितनी कितनी मिलेगी। इस बात को देख लेंगे। अच्छा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है। बायोडायवर्सिटी के बायोडायवर्सिटी को हम लोग नॉर्मली दो तीन लेवल पर डिवाइड करके देखते हैं। देखो, एक सिंपल लेवल तो ये है कि बायोडायवर्सिटी को देखें कि जीव जंतुओं की संख्या कितनी डाइवर्स है। संख्या के लेवल पे हम लोग उसको देख सकते हैं। दूसरी हम लोग ये देख सकते हैं कि जेनेटिक्स के लेवल पे बायोडायवर्सिटी कितनी स्ट्रांग है, कितनी डाइवर्स है। उसको हम लोग जेनेटिक बायोडायवर्सिटी कहते हैं। क्योंकि जीन्स तो अलग अलग हो सकते हैं ना। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी इसलिए सबसे छोटी बायोडायवर्सिटी कह सकते हैं, मतलब सबसे सूक्ष्म। अगर किसी जगह की बायोडायवर्सिटी को देखना हो तो केवल ये ना देखें वहां जीव कितने पाए जाते हैं, बल्कि ये देख लें कि जेनेटिक लेवल पर कितने प्रकार की डायवर्सिटी है। तो ये माइक्रो है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा जीन्स या जितनी ज्यादा लेवल पर जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, उतनी ही बायोडायवर्सिटी ज्यादा रिलायबल हो सकती है या उतनी ज्यादा स्टेबल हो सकती है। तो एक तो है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, एक लेवल तो उसका ये है, उसके मापने का। फिर एक लेवल पे इससे ऊपर हम लोग जाएं तो स्पैशीज देख लें। स्पैशीज के लेवल पर बायोडायवर्सिटी देख लें, कितने टाइप की स्पैशीज हमें एक ही जगह मिल सकती हैं। इसे हम लोग प्रजाति विविधता या स्पैशीज बायोडायवर्सिटी कहते हैं। मान लो एक ही जगह पे बहुत सारी स्पैशीज मिल रही हैं, तो फिर वो स्ट्रांग है वहां बायोडायवर्सिटी, क्योंकि अलग अलग लेवल पर अलग अलग स्पैशीज हैं, वहां पर अलग अलग स्टेबल स्टेबल बायोडायवर्सिटी हम लोगों को देखने को मिलेगी। फिर एक और बायोडायवर्सिटी का मेजरमेंट है, उसको हम लोग इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। जैसे मान लो एक कोई देश है या कोई भौगोलिक एरिया है, कोई ज्योग्राफिकल रीजन है, बड़ा ज्योग्राफिकल रीजन है जैसे इंडिया। यहाँ अलग अलग तरीके का वेदर मिलता है अलग अलग जगहों पर, इसीलिए अलग अलग जगहों पर कई इकोसिस्टम हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, हिमालय का इकोसिस्टम अलग है, और हिमालय में भी आपको कई इकोसिस्टम मिल जाएंगे कि साथ में लोअर हिमालय में अलग, मिडल हिमालय में अलग, अपर हिमालय में अलग। तो यहाँ पर
बायोडायवर्सिटी भी अलग अलग हो जाएगी अगर इकोसिस्टम के आधार पर देखें। लोअर हिमालय में चूंकि एक अलग तरीके का इकोसिस्टम है, ठीक ठाक बारिश होती है, जंगल भी घने होते हैं, तो फिर यहाँ की बायोडायवर्सिटी अलग होगी, मिड हिमालय की अलग होगी, और हिमालय के अपर रीचेस की अलग होगी। तो एक तरीके की बायोडायवर्सिटी हम लोग इकोसिस्टमिक बायोडायवर्सिटी उसे हम लोग कहते हैं, यानी पारिस्थितिकी के लेवल पर विविधता या जैव विविधता, उसको भी हम लोग इसमें देख लेंगे। फिर एक इसका मेजरमेंट भी है, अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता। मैं इसको आपको समझा दूंगा कि ये किस तरीके से आ, आ, इसका मेजरमेंट है। यहां तक देखने के बाद फिर हम ग्लोबल लेवल पर बायोडायवर्सिटी को डिवाइड कर लेंगे, कहाँ कितनी ज्यादा मिलती है, कहाँ कितनी कम मिलती है, क्योंकि कभी कभी इसका सीक्वेंस पूछ लेते हैं। आपको एरियाज दे देंगे और पूछेंगे कि इन एरियाज में सबसे ज्यादा, मतलब इनको या तो क्रम से लगाइए, सीक्वेंस में लगाइए, सबसे ज्यादा से कम की ओर बायोडायवर्सिटी के लेवल पे, या इनमें सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी, ऐसे करके कुछ वो पूछ लेते हैं ग्लोबल लेवल पर। फिर एक ये टॉपिक इसमें देख के फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडिया के लेवल पर बायोडायवर्सिटी कितनी ज्यादा डाइवर्स है, इंडिया के लेवल पर बायोडायवर्सिटी कैसी है। देखो, भारत के लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो भारत में दुनिया भर की बायोडायवर्सिटी मिल जाती है। जितनी पूरी दुनिया में बायोडायवर्सिटी मिलती है, उतने प्रकार की बायोडायवर्सिटी भारत में मिल जाती है। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर थार का रेगिस्तान भी है, तो वहां अलग तरीके की बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। इसे हम लोग इथोपियन बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं, पढ़ेंगे इसे। ईस्टर्न हिमालय में अलग तरीके का वेदर है। पूर्वी हिमालय में, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, थोड़ी ठंड भी पड़ती है और बारिश भी खूब होती है, इसलिए यहाँ अलग तरीके की बायोडायवर्सिटी है। समुद्र के नजदीक है वो क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी के, तो फिर वहाँ अलग तरीके की बायोडायवर्सिटी है। इसे हम लोग इंडो मलायन बायोडायवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एरिया मलाया पेनिनसुला के आसपास का क्षेत्र है, जैसे थाईलैंड और इंडोनेशिया, या फिर कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, इनसे मिला हुआ एरिया है। तो यहाँ की बायोडायवर्सिटी इस एरिया से मैच करती है, इसको हम लोग इंडो मलायन कहते हैं। दूसरी, अगर हम लोग हिमालय की बायोडायवर्सिटी को देखें तो ये यूरोपियन टाइप की है। जैसे यूरोप में, क्योंकि ये पार्ट ही उसका है, यूरेशिया का पार्ट है हिमालय, तो फिर यहाँ पर हिमालय के अपर रीचेस में जो बायोडायवर्सिटी मिलती है उसे हम लोग यूरोपियन बायोडायवर्सिटी कहते हैं। और दक्षिण भारत में जो बायोडायवर्सिटी मिलती है ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है, इसे हम लोग भारतीय जैव विविधता के नाम से जानते हैं, इंडियन बायोडायवर्सिटी। तो इतने टाइप की बायोडायवर्सिटी भारत में मिलती है, तीन चार टाइप की, कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लगभग सभी टाइप की बायोडायवर्सिटी यहाँ मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर रेन फॉरेस्ट भी मिलते हैं, तो इक्वेटोरियल बायोडायवर्सिटी भी यहाँ देखने को मिल जाती है, वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न हिमालयाज में। तो फिर इंडियन बायोडायवर्सिटी को हम लोग देखेंगे इसमें। फिर बायोडायवर्सिटी का प्रिजर्वेशन देख लेंगे, इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह जो भी बने हैं अभी तक, उनको भी हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, अब पहले हेडिंग लिखो, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, अब इसमें पहली परिभाषा ही जैव विविधता की लिख लेते हैं। जैव विविधता होती क्या है इसको समझ लेते हैं और इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर मापन वगैरह कर लेंगे। तो हेडिंग डालो, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो मैंने जैसे अभी पहले बताया कि जीव जंतुओं और वनस्पति के लेवल पर जो विविधता कहीं पर मिलती है किसी भी क्षेत्र में, उसे उसकी जैव विविधता कहते हैं। द डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ फ्लोरा एंड फौना कॉम्प्रिहेंसिवली इज नोन एज इट्स बायोडाइवर्सिटी। कहीं पर भी मिले, तो ये इसकी परिभाषा है। 1992 में, 1992 में
जो रियो में एक समिट हुई, जिसे हम लोग फर्स्ट फर्स्ट अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, रियो डी जेनेरियो में हुई थी ब्राजील में। उसमें जैव विविधता शब्द को सबसे पहले परिभाषित किया गया, और ये उसी की परिभाषा है जो मैंने अभी आपको बताई। वैसे तो बायोडायवर्सिटी शब्द का उपयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, डब्ल्यू जी रोजन, 1985 में उन्होंने किया। फिर एक और वैज्ञानिक थे, अमेरिकन थे, ईओ विल्सन। ईओ विल्सन ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया सबसे पहले, जैव विविधता शब्द को। और एक और शब्द बहुत अच्छा बाद में ढूंढा गया, किसी पर्टिकुलर एरिया के जीव जंतुओं या फ्लोरा एंड फौना को डिफाइन करने के लिए बड़े लेवल पर, वो जैविक विविधता था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था, बायोडाइवर्सिटी नहीं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इसको रेमंड दशमान नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका उपयोग किया। रेमंड दशमान ने, हालांकि इन्होंने सबसे पहले उपयोग किया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का, बाद में यही शॉर्ट फॉर्म में बायोडाइवर्सिटी हो गया। रेमंड दशमान ने 1968 में इसको कहा था, इस शब्द को। फिर बाद में बायोडाइवर्सिटी शब्द का उपयोग रोजन ने किया, लेकिन सबसे पहले। इन दोनों बातों को हम लिख लेंगे। लेकिन इसकी परिभाषा जो सब देशों को मान्य थी, या ज्यादातर लोगों को मान्य थी, वो रियो समिट में दी गई थी 1992 में। ये इतिहास है जैव विविधता का, जो मैंने अभी आपको बताया। इसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा ही लिख लीजिए, जो 1992 में रियो समिट में दी गई। ठीक है। हाँ नरगिस, बताओ। सर ये जो रियो समिट है सर, ये पृथ्वी सम्मेलन जिसे बोलते हैं सर, ये वही है? हाँ वही है, ये फर्स्ट अर्थ समिट है जी, ओके, थैंक यू प्रथम सर। पृथ्वी सम्मेलन है। हाँ, आगे आएगा ये सब, हम लोग करेंगे, सारे सम्मेलन से एक साथ करेंगे। रियो समिट इससे पहले भी हुआ था 1972 में। तो सबसे पहले तो 1972 में ही हुआ स्टॉकहोम में। उसे स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं, स्वीडन की राजधानी में हुआ था। और फिर ये उसमें तय किया गया था 20 वर्ष बाद फिर से मिलेंगे, और जो क्वेश्चन है उनके कुछ समस्याएं जो हैं इस समय पृथ्वी की, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो फिर 1992 में रियो में मिले, ब्राजील में, क्योंकि ब्राजील सबसे ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। बायोडाइवर्सिटी के लेवल पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है ब्राजील में। तो फिर इसलिए ब्राजील का जगह तय की गई। और फिर रियो में, ब्राजील में ये लोग मिले 1992 में, क्योंकि उसमें ज्यादातर देशों ने पार्टिसिपेट किया था। जहां तक मुझे याद आ रहा है 1972 में तो 72 या 75 कंट्रीज थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, भारत उनमें से एक था। लेकिन 1992 में अधिकतर देशों ने उसमें भागीदारी की, इसीलिए। और पृथ्वी को क्राइसिस से बचाने के लिए ये समिट थी, इसीलिए इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन या फर्स्ट अर्थ समिट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे ये सब आएगा। इसमें बहुत सारे समस्याओं का समाधान निकाल लिया गया था। मतलब निकाल लिया क्या गया था, एक एक्शन प्लान बना लिया गया था, आधारभूत बातों पर चर्चा हो गई थी। तो ये बेसिक था 1992 का सम्मेलन। फिर 2002 में हुआ, इसके बाद, नहीं नहीं, पहले 1992 में होने के बाद फिर 1997 में भी एक नॉर्मल, दो 5 साल बाद हुआ। फिर 2002 में हुआ, हालांकि वो अर्थ समिट नहीं है, वो एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ एजेंडाज थे, उनको, उनके लिए वो सम्मेलन बुलाए गए थे। और फिर जो बड़ा सम्मेलन देखने को मिला, वो 2012 में देखने को मिला। उसके बाद देखो, प्राकृतिक प्रदेश क्या होता है। प्राकृतिक प्रदेश वो होता है, जैसे आप वन को एक प्राकृतिक प्रदेश मान सकते हैं, फॉरेस्ट को, क्योंकि वहां किसी बिना इंटरवेंशन के, किसी बाह्य हस्तक्षेप के, एक्सटर्नल इंटरवेंशन के, जीव जंतु और पेड़ पौधे उगते हैं, जीव जंतु जन्म लेते हैं।
पेड़ पौधे उगते हैं बिना किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन, दैट इज नेचुरल। इसी को हम लोग प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। जैसे आपका गार्डन, मान लो आपने किचन गार्डन बनाया घर में, या कोई बगीचा आपने बनाया, दैट इज नॉट नेचुरल एरिया, ये प्राकृतिक प्रदेश नहीं है, दैट इज मैन मेड। क्योंकि उसका सिलेक्शन आपने किया कौन से पेड़ पौधे लगाने हैं, ये आपका हस्तक्षेप था। आपने एक जू बनाया, तो दैट इज नॉट नेचुरल, दैट इज मैन मेड। आपने तय किया कि कौन कौन से जीव जंतुओं को रखना है। तो यहां पर मैन मेड की बात नहीं हो रही है, यहां प्राकृतिक स्तर पर पाए जाने वाली क्षेत्र की बात हो रही है। क्लियर है? प्राकृतिक और मैन मेड का अंतर समझ में आ गया? यस सर। सब लोगों को क्लियर है डेफिनेशन? आगे बढ़ जाएं, चलिए। अब अगले पॉइंट से आप लिखना, देखो जैव विविधता शब्द पहले यूज नहीं था। इसका उपयोग सबसे पहले डब्ल्यू जी रोजन ने किया 1985 में। जो पहले शब्द था सबसे पहले जिसका उपयोग किया गया था, दैट वाज जैविक विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और रेमंड एफ दशमान नामक एक वैज्ञानिक थे, 1968 में उन्होंने, ये एक एग्रीकल्चरिस्ट थे बेसिकली, इन्होंने सबसे पहले जैविक विविधता नामक शब्द का उपयोग किया था। बाद में इसी को जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया, इसी शब्द को डब्ल्यू जी रोजन ने। तो आप लिखना, ये पूछा गया है एग्जाम में, किसी जगह की जैव विविधता एकदम से बन गई होगी या धीरे धीरे बनी होगी? धीरे धीरे। इसलिए जो जैव विविधता है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इवोल्यूशनरी फेज को डिफाइन करती है। अर्थ पर किस तरीके से लाइफ का इवोल्यूशन हुआ और उसका आगे डेवलपमेंट हुआ, उसकी फेजेस को डिफाइन करती है। इसलिए इससे अर्थ के ऊपर लाइफ के डेवलपमेंट के बारे में भी पता चलता है। एक अगला एक हेडिंग ही डाल लीजिए, लेवल्स देख लेते हैं। मतलब लेवल्स माने स्ट्रैटिफिकेशन कर लेते हैं बायोडायवर्सिटी का। तो पहले हेडिंग डालिए, जैव विविधता के विभिन्न स्तर। जैव विविधता के विभिन्न स्तर, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, मामला ये है। देखो, मान लो आप कहीं किसी जंगल में गए, ऐसे ही किसी फॉरेस्ट में गए, तो आपको कई सारे पेड़ पौधे और हो सकता है जीव जंतु देखने को मिले। तो जो आपको दिख रहा है ये पूरी तरीके से रियलिटी नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया की बायोडायवर्सिटी के बारे में, क्योंकि आप केवल कुछ जीव जंतुओं को देख सकते हो, कुछ वनस्पतियों को देख सकते हो। अगर बायोडायवर्सिटी को डीपली देखना है तो उसमें हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं ये कितने स्पेशीज के हैं, इनकी स्पेशीज कौन कौन सी हैं, प्रजातियां कौन कौन सी हैं। एक ही प्रजाति के कई सारे हो सकते हैं। मान लो गुलाब है, कई सारे टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग स्पेशीज के हो सकते हैं। ग्रासेस आपको दिख रही हैं, कई सारी स्पेशीज की हो सकती हैं। तो एक तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि स्पेशीज कितनी है। तो एक बायोडायवर्सिटी का स्ट्रेटिफिकेशन हो गया प्रजाति विविधता या स्पेशीज बायोडायवर्सिटी, या बायोडायवर्सिटी एट द लेवल ऑफ स्पेशीज। फिर स्पेशीज में भी एक ही तरीके की स्पेशीज में जीन्स एक तरीके के नहीं हो सकते, अलग अलग जीन्स होते हैं। जैसे डॉग ही है, आपको अलग अलग स्पेशीज के मिल जाएंगे और अलग अलग स्पेशीज में अलग अलग जेनेटिक स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो और डीप जाएं तो एक
नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेटिफिकेशन में चले जाते हैं हम, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी किसी जगह की। ये दो बातें गहरी हो गई। अब फिर ये जेनेटिक बायोडायवर्सिटी और स्पेशीज दोनों की लेवल की जो बायोडायवर्सिटी है, ये बदल जाएगी अगर आप किसी दूसरी जगह पे जाके डायवर्सिटी को देखो। मान लो आप हिमालय गए, वहां की स्पेशीज और जेनेटिक बायोडायवर्सिटी आपको अलग मिलेगी। और आप अगर दक्षिण भारत में गए, या आप अगर राजस्थान में थार के रेगिस्तान में गए, तो वहां अलग मिलेगी। तो फिर एक डायवर्सिटी ये भी देखने को मिली कि एक ही जगह पर अलग अलग इकोसिस्टम हो सकते हैं, और हर इकोसिस्टम के हिसाब से बायोडायवर्सिटी बदल जाएगी। तो एक और स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है बायोडायवर्सिटी के लेवल पे, वो इकोसिस्टम का डायवर्सिटी, इकोसिस्टम का स्ट्रेटिफिकेशन। इकोसिस्टम का सबसे बड़ा होगा, जैसे एक इकोसिस्टम, मान लीजिए रेगिस्तान का इकोसिस्टम, तो एक बायोडायवर्सिटी मिली आपको रेगिस्तान के स्तर पे, ये हिमालय से अलग होगा। फिर रेगिस्तान में भी आपको अलग अलग तरीके की स्पेशीज मिल जाएंगी, और उन अलग अलग तरीके की स्पेशीज में अलग अलग तरीके के जीन्स मिल जाएंगे। तो ये तीन स्ट्रेटिफिकेशंस हुए बायोडायवर्सिटी के। बात समझ में आई? तीनों में तीन तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। एक स्ट्रेटिफिकेशन जो सबसे बड़ा देखने को मिलेगा, वो है इकोसिस्टम के लेवल पर। एक ही क्षेत्र में अलग अलग इकोसिस्टम हो सकता है। जैसे राजस्थान का इकोसिस्टम अलग और हिमालय का अलग, तो हिमालय की बायोडायवर्सिटी अलग मिलेगी, राजस्थान में अलग मिलेगी, रेगिस्तान में। फिर एक ही तरीके के इकोसिस्टम में अलग अलग तरीके की स्पेशीज देखने को मिल जाएंगी। जैसे मान लो थार के रेगिस्तान में अलग अलग स्पेशीज देखने को मिल जाएंगी, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, घास, पेड़ पौधे अलग अलग। फिर इन अलग अलग स्पेशीज में भी अलग अलग जेनेटिक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही जगह की अगर हम लोग बायोडायवर्सिटी को देखने की कोशिश करें, तो हमें उसमें तीन स्तर देखने को मिलेंगे, तीन स्तर पर विभिन्नता देखने को मिलेगी, डायवर्सिटी देखने को मिलेगी। एक इकोसिस्टम के लेवल पर, दूसरी स्पैशीज के लेवल पर, और तीसरी जेनेटिक्स के लेवल पर। अच्छा, इसमें भी एक और बात है, देखो अलग अलग इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह अलग अलग होता है। और चूंकि ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा माने सोलर एनर्जी, और ऊर्जा का प्रवाह अलग अलग है, तो जीवन अलग अलग मिलेगा। जैसे हिमालयाज में ऊर्जा का प्रवाह अलग है, जीवन वहां अलग है। थार के रेगिस्तान में अलग है, तो जीवन वहां अलग है। तो किसी जगह की पारिस्थितिकी विविधता डिपेंड करती है वहां के उस पारिस्थितिकी में ऊर्जा के प्रवाह के ऊपर। हालांकि ये बड़ी बात हो गई, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वैसे तो उतना ही काफी है। दूसरा लिखिए प्रजाति विविधता, है ना, स्पेशीज बायोडायवर्सिटी, स्पेशीज बायोडायवर्सिटी। सर स्पेशीज बायोडायवर्सिटी, सर जो आपने इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी बताया सर, ये बेसिकली एल्टीट्यूड, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वगैरह पे भी तो डिपेंड करती है ना, वही हाँ आएगा ना जी, सेम इसमें, हाँ जी, हीट हाँ जी, लॉ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सर एल्टीट्यूड, जो जैसे, टेम्परेचर, यस हाँ, सर, ये सब के ऊपर निर्भर करेगी। ओके सर। और सर एरिया वगैरह दूस पे भी डिपेंड करेगी, जैसे उस एरिया में मतलब जियोग्राफिकल एरिया क्या है उसका हाँ, ये बायोडाइवर्सिटी ये का, है ना। ऊर्जा प्रवाह बताया ना मैंने, क्योंकि यस सर। एनर्जी का जो फ्लो है, वो हम्म, एरिया के हिसाब से बदल जाएगा, आल्टीट्यूड के हिसाब से बदल जाएगा, लैटिट्यूड के हिसाब से बदल जाएगा, है ना। तो एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड जिस हिसाब से भी बदलेगा, उस हिसाब से वहां की पारिस्थितिकी बदल जाएगी। ठीक ओके। है। अब इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में एक एक डायवर्सिटी तो ये मिली, दूसरी इसी में देखने को मिलेगी फिर स्पेशीज के लेवल पर बायोडायवर्सिटी किसी भी एरिया में। अब एक बात और बताइए मुझे इसमें सोच के, ग्लोब पर
लोअर एल्टीट्यूड्स में, सॉरी, लोअर लैटिट्यूड्स में ज्यादा बायोडायवर्सिटी मिलती है या अपर लैटिट्यूड्स में ज्यादा मिलेगी? लोअर में सर। बाकी लोग बताओ। ग्लोब पर जीव जंतुओं की संख्या, प्रजाति के स्तर पर, जो स्पेशीज के लेवल पर जो बायोडायवर्सिटी है, वो लोअर लैटिट्यूड्स में ज्यादा मिलेगी या अपर में? सर लोअर गर्म पे मिलेगी अक्षांशों में क्योंकि मिलेगी या ठंडे अक्षांशों में? ठंडे में मिलेगी सर, ऊपर तो बहुत गर्म हो जाएगा। ठंडे अक्षांशों में ज्यादा मिलेगी या गर्म अक्षांशों में? गर्म ध्यान से अक्षांश सोच के बचाओ। सर, बिल्कुल सही गर्म बात है, गर्म में गर्म। मिलेगी। लोअर लैटिट्यूड्स में बायोडायवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए अगर आप इक्वेटर के पास आ जाओ, जो कि लोअर लैटिट्यूड है, 0 डिग्री के आसपास है, वहां आपको बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा। ध्रुवों की ओर चले जाओ, वहां सबसे कम। अर्चना जी, समझ पाए? यस सर, यस सर। ये सवाल आया है एग्जाम में, तो आप इसको लिखो जरा यहीं पे कंटिन्यूएशन में। सर जैसे टेम्परेचर और सर लोएस्ट हो जाएगा तो वहां नहीं मिलेगी ना, वहां तो सर फिर कम हो जाएगी, सिर्फ एक लोअर नहीं, लेवल पे ही जहां रहेगी ना सर। मैंने पूछा अक्षांश, सर तो जो लैटिट्यूड, यस सर। अक्षांश है पृथ्वी पर, गर्म अक्षांशों में ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, ठंडे अक्षांशों में कम देखने को मिलती है। इसीलिए जैसे जैसे इक्वेटर की ओर आएंगे, पोल से बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी, और जैसे ओके सर, जैसे इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी घटेगी। हाँ या ना? ओके सर, यस सर। हाँ, तो यही पूछा है एग्जाम में। ये एजर्शन रीजन में आया था क्वेश्चन, इसको याद रखना है। वैसे आप अच्छे से आंसर कर पा रहे हो, उसका मतलब समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट को। अच्छा, जैसे जैसे स्पेशीज बायोडायवर्सिटी घटेगी बढ़ेगी, वैसे ही वैसे जेनेटिक बायोडायवर्सिटी भी घटेगी बढ़ेगी। हाँ या ना? अपर रीचेस की ओर कम होगी, अपर लैटिट्यूड्स में, लोअर में बढ़ जाएगी। तो अब आप हेडिंग लिख लीजिए, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी या आनुवांशिक विविधता। ये हम लोग कल करेंगे।